बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? बेटसन। बेटसन की बेटा हमने मोटी मोटी रफली एक एग्जाम डायग्राम बनाई थी, आज उसको लिखना है और प्रॉपर डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हेडिंग डालो। हेडिंग सबसे पहले डाल रही होगी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में हमने बेटा क्लासिफिकेशन किया, उसका कितने भागों में किया था? सबसे पहले बेटा जी सहायक नलिका कौन कौन सी बेटा? बच्चा ध्यान रखना, उस पर तू कंफ्यूज थी। बेटसन के अंदर सबसे पहले बेटा शुक्राणु जनन नलिका, फिर बेटसन जालक, फिर उसके बाद शुक्र वाहिका, उसके बाद जो एपिडर्मिस है वो सबसे पहली नलिका होगी जो बेटसन से बाहर निकलेगी। क्लियर हुआ? उससे पहले सारी वो अंदर ही हैं सारे। तो सबसे पहली नलिका कौन सी हो गई? आदि बेटसन। आदि बेटसन के बाद बच्चा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद स्क्लेरल नलिका के बाद यूरेथ्रा। ये हमारी कौन सी? शुक्र वाहक बेटा बेटसन के अंदर है, वही तो समझा रहा हूँ। शुक्र वाहक या वाहिका जिसको बोलते हैं हम, वाहिका। फिर उसके बाद वो जाल बनाएगी, जालक। उसके बाद वो खुलेगी बेटा किसमें? शुक्र वाहिका में। शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका जाल बनाएगी, जाल बना करके वो जाएगी किसमें? शुक्र वाहिका में। ये तीनों बेटसन के अंदर है। अभी समझेंगे हम। इनको हम नलिका नहीं कह सकते, डक्ट हैं लेकिन ये बेटसन के अंदर है, तो बेटसन में ही सम्मिलित हो गए ना। हम नलिकाओं की बात कर रहे हैं, सहायकों की, जो उसके स्पर्म को लेके जाएंगे कहीं पे भी, या फिर निकलने से लेके स्टोरेज तक, स्टोरेज से लेकर स्क्लेरन तक। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट बेटा कौन सा पार्ट था? सहायक ग्रंथियाँ। सबसे पहली ग्रंथि दो संख्या में 2 होते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि संख्या में बेटा जी 2। क्लियर हो गया? उसके बाद था बेटा बाह्य जननेंद्र। अब पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले उसमें, सबसे पहले प्राथमिक जननांग जो हमारा क्या है? बेटसन। बेटसन टेस्टिज, बेटसन। हेडिंग डालते ही मेरी तरफ देख लो सब जने, दोबारा तो एक बार डायग्राम डिस्कस करके फिर खत्म करो। यहाँ पे लिखना चालू करें पहले। लिखो बेटा। देखो बेटा, अब बीच में ना बोलना भाई। अगर डकैती पे उतरना हो तो मोते पर डकैत अभी ना तुम बेटा बंद करिए ना। हम पढ़ रहे हैं बेटा बेटसन। बेटसन के अंदर बेटा सबसे पहले तो एक बेटसन होगा जो स्ट्रक्चर है उसकी। बेटसन किस में पाया जाता है बेटा? बेटसन कोश के अंदर होगा बेटा जी। बेटसन कोश हो गया। बेटसन कोश कैसा? एक पाउच जैसी संरचना है बेटा, और हमारे किसके? श्रोणि स्थल के बाहर या उदर गुहा के बाहर संख्या में 2 होते हैं बेटा। इनका मैंने विड्थ और लेंथ बताया था आपको। लेंथ कितनी बताई थी? 4 से 5 सेमी। और विड्थ कितनी बताई थी? अब बी बोलते हैं जिसको, 2 से 3 सेमी। बेटा जी वेट बताया था मैंने इसका 10 से 15 ग्राम। क्लियर हो गया? प्राथमिक जननांग है बेटा। प्राथमिक जननांग से मतलब है कि एक तो इसमें हमारे युग्मकों का निर्माण होता होगा, साथ में जो हमारा गौण लैंगिक लक्षण है जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, जो मनुष्य नर में होता है टेस्टोस्टेरोन, और मनुष्य मादा में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? तो इससे क्या निकलेंगे बेटा? एक तो निकलेगा बेटा हमारा स्पर्म का निर्माण, दूसरा बेटा जी टेस्टोस्टेरोन। तो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी बेटसन है बेटा। बेटसन में बेटा ये 200 से 250 किन में बटा होगा? पालियों में बटा होगा बेटा। सबसे पहले हमारा बेटसन, बेटसन के अंदर एक बेटसन लिया, एक बेटसन को हमने काटा या काट लिया उसकी अनुप्रस्थ काट, तो उसमें देखेंगे हम 200 से 250 पालियां हैं, कक्ष हैं, रूम हैं, या एक प्रकार से अलमारी टाइप बोल लो। क्लियर हो गया? एक रूम है, हम सबरे में लॉकर बना दें हमें, सारे लॉकर क्या हो गए बेटा? हमारे पाली हो गए। कितने पाली हैं बेटा एक बेटसन में? 200 से 250। हर एक पाली में बेटा अति कुंडलित, यानी कि बहुत ज़्यादा कुंडलित 2 से 3 या 1 से 3 क्या है बेटा? शुक्र जनन नलिका।
है कि बेटा? हर पाली में कितनी? कितनी? 1 से 3। क्या बेटा इसको क्या कहा था हमने? ये क्या है बेटा? शुक्र नलिका। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? लिखूं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसको कहेंगे बेटा नहीं, बाद में बता दूंगा, ज़्यादा बड़ा हो जाओगे ना। देखो बेटा, बिरसन कितनी पालियों में? 200 से 250 पालियों में। हर एक पाली के अंदर 2 से 3 या 1 से 3 क्या है? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका बाहर जा करके बेटा एक नलिका बनाएंगी, सबरी आपस में मिल जाएंगी और एक जाल जैसी संरचना बनाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा जी? इसको जाल सा ही बना देना है ना। बन गया। इसको क्या नाम देंगे हम? बिरसन जालक, रेटिटेस्टिस। हो गया। बिरसन जालक जाकर के एक कॉमन नलिका में खुलता है बेटा। किसमें? कॉमन नलिका में। उस कॉमन नलिका का नाम है शुक्र वाहिका। क्या नाम है? बासा इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया बेटा। बाहर निकलने के बाद जो शुक्र वाहिनी है उसको डिफरेंशिया। अंदर वाली इफ्रेंसिया VE, बाहर वाली बेटा VD। क्लियर? मैं पूरा चक्कर लिखाऊंगा, तुम लोग को टेंशन ना लो। ये बेटा जो हमारी क्या है? शुक्र वाहिका है। पूरे बिरसन से ऐसे स्पर्म कलेक्ट करने हैं कि नहीं करने हैं? करने हैं। तो बेटा इसके ऊपर एक ग्रंथिल व कुंडलित संरचना जैसी संरचना बनाएगी, और जिसमें सारे में क्या भरे होंगे बेटा? शुक्र वाहिका नलिका होंगी, और इसको कहते हैं हम क्या? अधिबिरसन, एपिडिडाइमस। है भाई? सब बताऊंगा तो मैं टेंशन क्या को ले रहा हूँ। देखो बेटा, पालियों के अंदर 1 से 3 क्या? शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका बाहर जाकर के एक डक्टर का जाल बनाएंगी, उस जाल को कहेंगे बिरसन जालक। बिरसन जालक जाके एक कॉमन नलिका में खुलेगा, उसे बोलेंगे शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका बिरसन के ऊपर एक ग्रंथिल कुंडलित एक गुच्छा जैसी संरचना बनाएगी, उसे हम क्या कह रहे हैं? अब बेटा समझ गई यहाँ तक कि शुक्रजन नलिका, जालक और शुक्र वाहिका ये बिरसन की जो दीवार है उसके अंदर है कि नहीं है? अब सबसे पहले बाहर क्या निकला? अधिबिरसन। अब क्लियर हो गया? जो यहाँ तक की चीजें हैं उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन बिरसन के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बिरसन के बाहर कहाँ निकले हैं? अधिबिरसन। अधिबिरसन कहाँ पे बेटा? ये है स्क्रोटम में, बिरसन कोश में। कैसे बेटा? शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिका है ना जो, वही होती है, बस वो पूरे पे घूमी रहती हैं, तो गुच्छे जैसी संरचना बन जाती है, उसको हम बोल देते हैं अधिबिरसन। क्लियर हो गया? मतलब बेटा सबरे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से भी उसे स्पर्म कलेक्ट करना है, यहाँ से भी स्पर्म कलेक्ट करना है, बीच से भी करना है, तो पूरे के ऊपर अपनी एक संरचना बनाएगी ना, जहाँ से भी आएगा वो डायरेक्ट उस नलिका में घुस सके, तो वो पूरा जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो गुच्छे जैसी संरचना लगती है। उस गुच्छे जैसी ग्रंथिल संरचना को हम कहते हैं अधिबिरसन। लेकिन इतना ध्यान रखना, बिरसन की जो पालियाँ हैं उससे बाहर सबसे पहली जो नलिका है या प्रोसेस है या अंग है वो क्या है? अधिबिरसन। क्लियर होगा? अधिबिरसन बेटा जी लाला यार आवाज ना प्रमोद, मैं क्या बता रहा हूँ? तुम्हारा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्या बताऊँगा तुम्हें? तो बीच में आवाज क्यों यार? ना अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो डायरेक्ट डिस्कस करो ना, आग लगी अब पीरियड में, बट बीच में बोलेंगे तो यार खामा मेरे को फ्लो बिगड़ेगा, तुम्हारा फ्लो बिगड़ेगा।
अगर तुम ये सोचते हो कि बीच में बोलेंगे जवाब देंगे तो कूल लग रहे हैं, ये सोचेंगे अरे यार ये तो बड़ा जोर को मजाक किया बीच में बोले। ईमानदारी से बताऊँ बाबरी गांड क्या करें उनसे, काम आ कि यार दिमाग खराब करेंगे, समझ में ना आवे एक बार की। बेटा ये हो गया अधिवृषण। अधिवृषण बेटा एक कॉमन नलिका में जाएगा जो कैसी होगी बेटा, आरोही होगी, असेंडिंग होगी, और कहाँ पे जा रही होगी, मूत्राशय। अब मत यार बोला, अभी समझ में आई? मौको देख के यार सब चीज करनी बढ़िया लगेगा रे, हम आए फिर भी यार। और प्रॉब्लम ये है ना, मैं बताऊं तो ईमानदारी से, हमें गांव के आदमी एक संस्कारी, एक नाटक थोड़ी देर का है जाएगा, गलती से ऊपर नीचे वो जीव में तो ऐसा कुछ नहीं करे, वो खामा कांड है जाना। तो इसे क्यों फिर मेरी वो बॉर्डर लाइन तोड़ना, तुम्हारी तोड़ना यार, बालक ना है तुम यार, अब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़िया है, वो वयस्क में आ गए तुम, अगले साल के तो वोटर आईडी बन जाएगी तुम्हारी। हाँ गया नाटक 14 वैसे। अब ध्यान दे लो यार, अधिवृषण बेटा, अधिवृषण संरचना समझ में आ गई अच्छे से, क्या होता है, किससे बनता है। अधिवृषण से बेटा एक नलिका निकलेगी मेरी, वो नलिका बेटा कैसी जाएगी, या हटा दूं क्या? अधिवृषण से जो निकलने वाली नलिका बेटा एक तो ऊपर चढ़ेगी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, आरोही क्रम में जाएगी, और किसके ऊपर, मूत्राशय व मूत्र नलिका के ऊपर एक कुंडली या लूप बनाती हुई मूत्रा किसमें खुलेगी, शुक्राशय। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा मेरा मूत्राशय, मूत्राशय के बाद उस पर लूप बनाएगी और जाके किसमें खुलेगी, शुक्राशय। इसे क्या कहेंगे हम, अरे गधे, शुक्राशय। हाँ नलिका शुक्रवाहिनी है, नलिका है बेटा शुक्रवाहिनी। इसके बारे में मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ऐसी हमारे शरीर की कौन सी नलिका है जो एक तो आरोही क्रम में जाती हो और मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हो। क्लियर हो गया? हाँ बेटा। कैसे मतलब यहाँ में तो ऐसे जा रही है, हाँ आपने यहाँ में ऐसे बनाई है, ऐसे करके बेटा ये अधिवृषण से निकालनी है हमें, अधिवृषण से ऊपर निकाल दे नीचे निकाल दे कोई फर्क ना पड़ रहा, अधिवृषण से निकलनी चाहिए, ऊपर जाएगी। एक तो ये मूत्रवाहिनी है जो मेरा यूरेटर, इसके साथ लूप बनाएगी, उसके बाद मूत्राशय से लूप बनाएगी। ये मूत्राशय में घुसना आ रही, ध्यान रखना, ये ऊपर जैसे घूम रही है ना तो हमने नीचे से निकाली है, समझ गया ना? जैसे बैग के ऊपर तो रस्सी बांधेगा तो ऊपर से ऐसे जाएगी ना, इसे कहते हैं लूप। तो अब जैसे अगर तू पीछे से देखेगा तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ से आ रहा है वो दिखेगा थोड़ी, तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ से चढ़ी और यहाँ से निकल गई, इसे कहते हैं लूप। समझ में आ गया बेटा? अब एक हम अगर छोटा सा टाइम मिला, चलो इसको मिटाने के बाद देखेंगे। एक बार मैं क्रम लिखाना चाहता था कि हमारा जो स्पर्म है उसका ट्रेवल कहाँ से कहाँ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोगों को 7-8 ऑप्शन दे देंगे, 6-7 ऑप्शन दे देंगे, उनको क्रम से जमाना होगा कि स्पर्म के जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, उसके मार्ग को अच्छे से जमाइए, क्रम से जमाइए। तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, पहले शुक्र नलिका या जालक आवेगा या शुक्रवाहिनी आवेगी या स्केलर नलिका आएगी, वो कन्फ्यूजन वाला थोड़ा होता है। तो इसको मैं लिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद अगर या पूर्व बना में शुक्राशय के बाद बेटा कौन सी नलिका आएगी, फिर स्केलर नलिका, जो जाके कॉमन किसमें खुलेगी, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के बाद बेटा जी बाहर के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया? अब लिखना चालू करो वृषण में, फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर सही लग रही है ना, समझ में आ रही है? सारे ऑर्गन्स बस समझ में आने चाहिए। लिखो, पहले लिखो, चित्र तो बना ही लेंगे बाद में। वृषण, टेस्टिज, हाँ भाई, देखो भाई, मनुष्य नर में या नर मनुष्य में प्राथमिक जननांग के रूप में, प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा कोष्टक में लिख लेना बेटा पाउच, POUCH संरचना में पाए जाते हैं, जिसे वृषण कोष कोष्टक में बेटा स्क्रोटम, जिसे वृषण कोष कोष्टक में स्क्रोटम कहते हैं। लिख दो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, एक वृषण की चौड़ाई 2 से 3 सेमी, एक वृषण की चौड़ाई 2 से 3 सेमी, लंबाई 4 से 5 सेमी, व भार 10 से 15 ग्राम होता है। यह की संरचना बेटा समझ में आ गई अच्छे से? ये बेटा एक तो कुछ हेल्थ के ऊपर रहे, डेवलपमेंट के ऊपर रहे, ऐसा कुछ नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं है। कहीं हो गया ऐसे कि कोई ऑर्गन ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बस फर्क इतना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें बेटा, वृषण कोष के उदर गुहा से बाहर होने के कारण इसका तापमान शरीर के तापमान से कितना बेटा जी? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। लिखो बेटा, पूर्ण विराम बना के यही में एक लाइन और लिखो। हाँ, इसका कारण है शुक्राणु जनन के लिए इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश लिख लो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लिख लो इंग्लिश में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। बेटा अजीब सा लगे मुझे, आवेदन लिखा रहा हूँ वो तो, सामान्य शरीर ताप परास से लिख दो, या सामान्य ताप से, शुक्राणु जनन के लिए शरीर के तापमान से कम ताप चाहिए होता है, कम ताप चाहिए होता है। अब बेटा यह बात है तो याद रखियो कि हमेशा नीचे नहीं होते हैं। जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो 7वें महीने तक ये उदर के अंदर, पेट के अंदर होते हैं, किडनी के जस्ट नीचे होते हैं। जैसे ही 7वां महीना स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे इनका अवनयन स्टार्ट होता है। खुद ही प्रोसेस है यार, बायोलॉजिकली ऐसे हर चीज़ को जवाब ढूंढने लग गए तो क्या हो, बायोलॉजिकली तो प्रोसेस है ना कि कब डेवलप हो गए, वो डेवलप होने के बाद उनकी जो जगह है असली वहाँ पे जाएंगे। अब ऐसे तो नॉर्मल तुम लोग एक छोटे से भाई कोशिका थे, कोशिका के बाद बॉल बने, बॉल में फिर तरल भरा, तरल में फिर बिल्लन हुआ, फिर हमारे कान, नाक, हाथ, दांत सब निकल गए। तो बेटा ये प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके बारे में तो अध्ययन करते करते आदमी मर जाए जब कुछ ना हो। क्लियर हो गया? एक बात को याद रखोगे, इसको लिख नहीं रहे हम लोग, कि हमेशा से बाहर नहीं होते। कहाँ पे होते हैं बेटा? भ्रूण विकास के टाइम पे उदर में होते हैं, पेट में होते हैं, जस्ट नीचे कहाँ पे? किडनी के।
7वें महीने में जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो नीचे अवनयन इनका स्टार्ट होता है और कहाँ पे चले जाते हैं, वृषण कोश के अंदर। वृषण बाहर मतलब बाहर नहीं, वृषण कोश के अंदर है ना। वृषण कोश के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि बेटा शुक्राणु जनन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए या गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या कम ताप चाहिए होता है। कई बार ये नहीं आते हैं तो उनको सर्जरी के माध्यम से लाया जाता है, वरना एक कठोर बीमारी लग जाती है। तो बेटा जैसे प्रोसेस हुआ पता पड़ेगी मैं बाहर जाने वाला हूँ तुरंत करने लग जाए। गर्ल लेनन के तो जवानी में भी जैसे हम 18-19 साल के में, 14 साल के में ऊधम करते हुए खेलते हुए ऊपर चढ़ जाएं, निकले जाते हैं या तो खुद आ जाते हैं। हाँ थोड़ा तेज बोल बेटा। सर्जरी का नाम बेटा मैं कल बताऊंगा। तो एक अजीब सा नाम है, लम्बा हुआ, दोनों सर्जरी बताऊंगा तुझे। या तो एक ये कि एक आ गया एक रह गया तो उसके लिए कौन सर्जरी होती है, और दोनों ही रह गए तो उनके लिए कौन सर्जरी होती है। उसमें भी फिर 2 चीज़ें, कुछ ऐसे नाम है, कुछ अजीब सा। एग्जैक्ट फिगर में बताऊँगा तेरे को। लिख दो बेटा। नहीं या लाइन है हम लिखना रहे। अब लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट। प्रत्येक वृषण 200 से 250 कक्षों में बटा होता है। कक्षों में बटा होता है 200 से 250 कक्षों में बटा होता है, जिन्हें वृषणपालियाँ कहते हैं। जिन्हें वृषणपालियाँ कहते हैं। अब देखो वृषणपालिका तक पहुंच गए हम, पालियाँ तक पहुंच गए। पालियाँ के अंदर क्या है बेटा? शुक्राणु जनन नलिका। फिर शुक्राणु जनन नलिका को काटेंगे हम। तो शुक्राणु जनन नलिका को काटेंगे, जैसे मान लो ये शुक्राणु जनन नलिका काट दी तो इसमें बेटा हमें 2 संरचनाएं दिखेंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो अभी आप लिख लो, फिर मैं बता दूंगा शुक्राणु जनन नलिका की संरचना क्या है। क्लियर? तो लिखो शुक्राणु जनन, इसके अंदर छोटी सी हेडिंग बीच में डाल लो, शुक्राणु जनन नलिका की संरचना, या फिर ऐसे लिखना के लिए छोड़, वृषणपालियों की संरचना या वृषणपाली की संरचना। वृषणपाली की संरचना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसमें। प्रत्येक वृषणपाली में, प्रत्येक वृषण, हाँ बेटा इसके नीचे, प्रत्येक वृषणपाली में 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहते हैं। पाई जाती हैं जिन्हें शुक्राणु जनन नलिका या शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। जनन नलिकाएं कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। 1 से 3 है ही ना बेटा अति कुंडलित, क्या नाम है इनका? शुक्र जनन नलिका। क्लियर हो गया? सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में 3 प्रकार की, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 बेटा पर 1 बार अंतराकोश है तो इसी में शामिल कर दूंगा, वरना अलग से बताना पड़ेगा, वो पॉइंट लिखवा दूंगा मैंने। 3 प्रकार की, निम्न 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो बेटा उनके अंतराली अवकाश में है, वो उसको फिर अलग से पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा ही नहीं कि शामिल हो जाएगा, उसमें पॉइंट लिखा दूंगा मैं। हाँ जी लिख गो निम्न 3 प्रकार। अब बेटा जैसे लिखेंगे ना 1 2 3 ऐसे 3 लिख लो और इतनी जगह छोड़ देना एक एक लाइन की, उसके सामने हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सको। पहले पे लिखो शुक्र जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। शुक्र जनन कोशिका तो खुद लिख ही लोगे। जनन कोशिका, इस पर इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ स्पर्मेटोगोनिया।
इजी भाषा में इसको कहते हैं जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल। इसके सामने लिखो बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इन्हीं कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। क्लियर हो गया? यानी कि शुक्राणु एग्जैक्ट कहाँ बन रहे हैं? हम जानते थे कि वृषण में बनते हैं, वृषण के अंदर भी बेटा हर एक पालियों में बन रहे हैं, हर एक पालियों के अंदर किस में बन रहे हैं? उसके अंदर भी शुक्रजनन नलिका में, शुक्रजनन नलिका के अंदर भी कहाँ बन रहे हैं बेटा? शुक्रजनन कोशिकाओं। क्लियर हो गया? कहाँ तक पहुँचे हम? ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे बता। शुक्राणु कहाँ बनते हैं मोटा मोटा? वृषण के अंदर। वृषण के अंदर बेटा प्रत्येक पाली में, प्रत्येक पाली के अंदर भी शुक्रजनन नलिका में, शुक्रजनन नलिका के अंदर भी एग्जैक्ट कहाँ पे? जर्म सेल। क्लियर हो गया? ये वाली लिखाई थी जो। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरे शब्द लिखो, मतलब दूसरी कौन सी कोशिका है? सरटोली कोशिका। सरटोली। अरे बच्चा बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन क्यों ले रही है? सरटोली कोशिका, इंग्लिश में लिखो बेटा सरटोली। इसमें ऑब्लिक डाल के लिखना नर्स सेल। नर्स सेल, नर्स होती है ना हमारा हॉस्पिटल, नर्स रे, नर्स सेल। नर्स का मतलब, नर्स हमारी क्या करते भाई? किसी बीमार को उसको पोषण देना, उसको टाइम पे दवाई देना, उसका ख्याल रखना। तो जितनी भी हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो किसी को पोषण दे रही हैं या फिर उनका रक्षा कर रही हैं, उनको क्या कहते हैं हम? नर्स सेल। जैसे अब चलो याद आएगा, एग्जाम्पल बताओ, फर्स्ट चैप्टर में हमने कोई ऐसी कोशिका पढ़ी थी कि जो दूसरे को या फिर युग्मक को पोषण दे रही थी, तो बेटा किसके समान हुई वो? सर्टोली कोशिका। क्लियर हो गया ना? यानी कि जहाँ भी आप पढ़ोगे कि वो युग्मक को या किसी चीज़ को पोषण देने के लिए है वो कोशिका, या उसकी रक्षा करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? नर्स सेल के। क्लियर हो गया? लिख ली। इसके अंदर लिखो एक चीज, 2 पॉइंट लिखो। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पूर्ण विराम। ये पिरामिड के आकार की कोशिकाएं होती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तीसरी लिखो इसमें अब, लीडिंग कोशिकाएं। पिरामिड प्रकार की होती हैं, पिरामिड की आकृति की होती है, पिरामिड आकार की होती है। लीडिंग कोशिका। लीडिंग बेटा, क्योंकि बच्चा बताओ मैंने तीनों क्यों लिखाई संग? अब सुन, क्योंकि मैंने यूं ना लिखाई शुक्रजनन नलिका की संरचना, मैंने लिखाई है वृषण पाली की संरचना। तो वृषण पाली में तो तीनों हैं। अब तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा डायग्राम बना के क्यों कराई मैंने एक जगह तीनों। लिख गए भैया? लीडिंग कोशिकाएं। इसके अंदर लिखो बेटा, ये कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतराली अवकाश में उपस्थित होती हैं। अंतराली अवकाश में उपस्थित होती हैं। अवकाश में उपस्थित होती हैं। रहेगी पीछे? फिर
लिखो बेटा, अंतराली अवकाश में उपस्थित होती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनसे मतलब इसी के बारे में है ये। इनसे हम मनुष्य नर का या नर मनुष्य का गौड़ लैंगिक हार्मोन, गौड़ लैंगिक हार्मोन तो लिख ही दोगे। गौड़ लैंगिक हार्मोन, कोष्टक में लिखो एंड्रोजन। आजा बेटा, गौड़ लैंगिक हार्मोन को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोजन। फिर ऑब्लिक हैं कहा अंतराली अवकाश, जो हमारा हार्मोन, हमारी सब चीज़ें लैंगिक हमारे परिपक्वता लाता है, यानी कि हमें परिपक्व करता है जनन के लिए। टेस्टोस्टेरोन रेखा है जो दाढ़ी मोच, आवाज़ का भारी होना, श्रोणि स्थल का चौड़ा होना, लड़कियों में जो जो चीज़ें हैं वो सारी, यानी गौण लैंगिक लक्षणों को जो हैंडल करता है वो गौण लैंगिक हार्मोन। एंड्रोजन बेटा गौण लैंगिक हार्मोन तक हैं, वो हमारा नर में होता है टेस्टोस्टेरोन, मादा में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब भी तो लिख रहा हूँ तो पूरा लिखो सही, डैश लगाओ, एंड्रोजन के आगे डैश, डैश टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन लिखूं, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। पूर्ण विराम, इन्हें अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। इन्हें अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। अब बेटा आप बनाएंगे क्या, ये डायग्राम कंफर्म बनना। फिर बेटा तुम्हें याद आई, अच्छा बदल लेंगे अभी, है ना, ऐसा कर लो। ये डायग्राम जरूर बना लियो। कल हम पढ़ेंगे बेटा प्रत्येक वृषणपाली के अंदर क्या संरचनाएं थी, जो अब भी पढ़ी हमने। 3 कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली या नर्सेल और लीडिंग कोशिका। इनकी कोशिकाओं की संरचना कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, ठीक है। खत्म कहानी। बना लो या बाद में बना लो तुम्हारे